एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट का सेगमेंट शुरू करेंगे जो कि सेक्शन नंबर 84 से 89 तक है। इस वीडियो में हम सिर्फ दो सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, सेक्शन नंबर 84 एंड 85। सेक्शन नंबर 84 टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है जो भाग रहा है, तो उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू करना है। तो इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, किसी भी कोर्ट का अगर ऐसा कारण है बिलीव करने का, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, भले ही एविडेंस लेने के बाद या उससे पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड, कि जिस भी पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है, हैज एब्सकॉन्डेड, वो भाग गया है, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, और या फिर वो छुप रहा है जिसकी वजह से जो है वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो दो बातें हैं, या तो अगेंस्ट हुम या तो वो भाग गया है, सबसे पहली बात तो या तो वो भाग गया है, या फिर वो छुप रहा है जिस वजह से वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन, तो एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा, रिक्वायरिंग हिम टू अपेयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, एक स्पेसिफाइड प्लेस में उसको अपेयर कराने के लिए, एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड टाइम पर, नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। और एक टाइम दिया जाएगा जो कि 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। जिस दिन प्रोक्लेमेशन इशू हुआ, अगर 1 तारीख को प्रोक्लेमेशन इशू हो तो 30 तारीख तक उसको जो है अपेयर होना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। अब किस तरीके से प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाएगा ये बताया। क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में, इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन। कॉन्स्पिशियस मतलब जहाँ पे लोग आते जाते सुन सके, वहां पर टाउन में या फिर विलेज में, इन विच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड। ठीक है, मान लो कि घर के पार अगर कोई चौराहा वगैरह है वहां पर, इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द हाउस, या फिर जो है कहीं जगह पर ऐसे चिपका दिया जहां से लोग आते जाते देख सकें, और होमस्टेड इन विच अ पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड, या फिर होमस्टेड में बाहर की तरफ जो है उस व्यक्ति के घर पे चिपका दिया, और टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। या फिर देखो, अच्छा, कॉन्स्पिशियस प्लेस, पहले उसके घर की बात करी है कि अगर घर के बाहर एक ऐसी जगह पर चिपका दिया जहां पे लोग आते जाते देख सके, और यहाँ पर टाउन या विलेज की बात करिए तो ये भी वही सेम चीज है, कहीं किसी ऐसी जगह पर चिपका दिया जहां पर लोग जो है, जो उससे परिचित लोग हैं, मान लो नेबरहुड में उसके कहीं चिपका दिया जहां पे लोग आते जाते उस प्रोक्लेमेशन को देख सकें। फिर उसके बाद क्लॉज सी क्या कह रहा है, सब क्लॉज सी सेज अ कॉपी देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, और कोर्ट हाउस के बाहर भी कॉपी लगेगी प्रोक्लेमेशन की। फिर क्लॉज 2 में, द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन अ डेली न्यूज़पेपर। अगर कोर्ट को लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो अपने डिस्क्रिप्शन पर वो एक कह सकते हैं कि प्रोक्लेमेशन की कॉपी जो है डेली न्यूज़पेपर में भी निकाली जाए, और सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड, जहां पर वो बंदा रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है, रह रहा है या रह रहा था, वहां पर जो है उस न्यूज़पेपर को सर्कुलेट कराया जाए। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 सेज द अ स्टेटमेंट इन राइटिंग, a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and the proclamation was published on such day. स्टेटमेंट अगर एक जो है राइटिंग में इशू कर दिया गया है, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स है इस सेक्शन की वो कंप्लाई हो गई है, मतलब फुलफिल कर दी गई है, एंड प्रोक्लेमेशन जो है उस दिन पर पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, subsection 4 says where a proclamation published under subsection 1 in respect of a person accused of an offense, अगर proclamation publish किया गया है subsection 1 जिसने कोई offense वगैरह commit किया है, which is punishable with 10 years or more। अब यहाँ पर ये important बात है कि 10 साल या 10 साल से ज्यादा का जो है उसने कोई ऑफेंस किया है, मतलब कोई ऑफेंस के लिए वो अक्यूज्ड है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर एलआई के लिए डेथ के लिए अंडर द भारतीय न्याय संहिता, और अंडर एनी अदर लॉ, या फिर कोई दूसरे, सिर्फ बीएनएससी नहीं, अगर किसी दूसरे लॉ में भी, एंड सच पर्सन फेल्स टू अपेयर एट द स्पेसिफाइड टाइम, और स्पेसिफाइड टाइम में वो अपेयर नहीं करता है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन
फेल्स टू अपेयर टू द स्पेसिफाइड प्लेस, मतलब उस जगह पर नहीं पहुंचता, स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम जो भी बता रखा था प्रोक्लेमेशन में वो नहीं पहुंचता, 30 दिन के अंदर अंदर वो अपेयर नहीं होता है। तो कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी करने के बाद एज इट थिंक्स विट प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब उसको भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा, एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, और ये डिक्लेयर करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 5 सेज द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 3 शैल अप्लाई। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे टू अ डिक्लेरेशन मेड बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे जब ये डिक्लेरेशन जो है कराया जा रहा है, एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1। उसी तरीके से जैसे कि सबसेक्शन 1 में अगर प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाता, उसी तरीके से सबसेक्शन 4 में भी अप्लाई करा जाएगा उसे। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 85 में, तो सेक्शन नंबर 85 बता रहा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अटैचमेंट कर लेना किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का हु इज एब्सकॉन्डिंग, मतलब वो भाग रहा है। अभी तो हम प्रोक्लेमेशन देख रहे थे, अब हम अटैचमेंट देखेंगे। सो सेक्शन 85 का सबसेक्शन 1 says the court issuing a proclamation under section 84 for reasons to be recorded in writing at any time after the issue of proclamation order the attachment of any property। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, मतलब कि एक ही समय पर आपने प्रोक्लेमेशन भी इशू कर दिया, कोर्ट ने मतलब प्रोक्लेमेशन भी इशू कर दिया और अटैचमेंट भी इशू कर दिया, तो दोनों चीजें एक समय पर हो सकती हैं अगर कोर्ट को लग रहा है कि वो करना सही है। तो यहाँ तो इन्होंने बताया कि आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी कि प्रोक्लेमेशन आपने कोर्ट ने इशू किया, वो प्रोक्लेमेशन वाला जो है मामला फेल हो गया, तो उसके बाद अटैचमेंट करा लिया प्रॉपर्टी का। लेकिन साइमल्टेनियसली भी दोनों प्रोसीडिंग चल सकती हैं, अटैचमेंट की भी और प्रोक्लेमेशन की भी। ठीक है, तो अगर कोर्ट को लग रहा है प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद रीजंस रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में और ऑर्डर कर देंगे अटैचमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए। प्रॉपर्टी अचल भी हो सकती है, चल भी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, चल संपत्ति, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो पर्सन भाग रहा है या जिसको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है प्रोक्लेमेशन के इशुएंस के समय पर, बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन रिलेशन टू हुम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये देखो साइमल्टेनियसली वाली बात आ गई ना, इन्हीं दो केसेस में साइमल्टेनियसली जो है इशू किया जा सकता है कि जब इन्होंने प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने इशू किया, उसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देगा, या तो पूरी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देगा या तो कुछ पार्ट अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ कर देगा, और इज अबाउट टू रिमूव या तो पूरी प्रॉपर्टी या तो कुछ पार्ट प्रॉपर्टी का, कोर्ट के लोगों जुरिस्डिक्शन से वो प्रॉपर्टी रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, साथ साथ प्रोक्लेमेशन के, जब प्रोक्लेमेशन इशू किया उसी समय जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी करवा लेगी। फिर सबसेक्शन 2 सेज सच ऑर्डर शैल authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated। इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट विच इज इन विच इट इज मेड, एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट। अगर वो डिस्ट्रिक्ट नहीं भी है व्हेन एंडोर्स्ड, मान लो अगर वो डिस्ट्रिक्ट नहीं भी है तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एंडोर्स कर दिया तो जिस भी प्रॉपर्टी, जहां कहीं भी वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, फिर वहां से अटैच करा देंगे। ठीक है, सबसेक्शन 3 says if the property ordered to be attached as a debt or other movable property, कोई डेट है, कर्जा वगैरह है या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। तो किस तरीके से होगा? बाय सीजर हो सकता है, पहला तरीका सीज कर लो या तो प्रॉपर्टी, कई बार आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा जो है प्रॉपर्टी वगैरह सीज कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज, या तो रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर लो। अब रिसीवर इसलिए अपॉइंट होता है, अकाउंट्स वगैरह ये मेंटेन करता है, जिसकी भी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करनी है, कोर्ट को बताता है कि प्रॉपर्टी इतने की है इतने की नहीं है, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने का काम इनका रहता है। रिसीवर को अपॉइंट कर लो, या फिर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग पब्लिशिंग द
by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf. और एक राइटिंग में या तो कोर्ट ऑर्डर निकाल दे कि इस बंदे को डिलीवरी तो नहीं जाएगी इस प्रॉपर्टी की प्रोक्लेम्ड पर्सन को, या फिर उसके बिहाफ पर किसी भी पर्सन को भी नहीं जाएगी, और बाय ऑल और एनी ऑफ टू सच मेथड एट द कोर्ट थिंग्स फिट, या तो सारे मेथड से कोर्ट कर सकती है या फिर इनमें से किसी दो मेथड से कोर्ट कर सकती है, जो भी कोर्ट को सही लगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे सबसेक्शन 4 में। तो सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? Subsection 4 says, if the property ordered to be attached is immovable, अगर immovable property है, so the attachment under this section shall, in the case of a land paying revenue to the state government, और अगर ऐसा कुछ है कि ये जो property है ये अच्छा खासा revenue दे रही है state government को, be made through the collector of the district in which the land is situated, and in all other cases by taking the possession, possession ले लेंगे, और by the appointment of receiver, और by an order in, वही चीज है कि जो है जो भी रेंट वगैरह है, रेंट की डिलीवरी नहीं होगी, पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, ये प्रोहिबिट कर दिया जाएगा बाय ऑल और एनी ऑफ द सच मैनर कोर्ट थिंग्स इट। सबसेक्शन 5 सेज, if the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature मतलब जल्दी खराब हो जाने वाली अगर कोई प्रॉपर्टी है तो the court may, if it thinks expedient, जरूरी लगता है तो, नेसेसरी लगता है तो, ऑर्डर इमीडिएट सेल, तो इमीडिएट सेल करा देगी, एंड इन सच केस द प्रोसीड ऑफ द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और जो सेल से जो भी कुछ पैसा आया वो कोर्ट फिर डिसाइड करे कि क्या करना है उस पर्टिकुलर पैसे का। Subsection 6 says, the powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be same as the receiver appointed under CPC. CPC में जो powers, duties और liabilities होती है receiver की, same जो है CRPC में भी उनके same powers और duties और liabilities होती है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।